हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गोविंद पारेख सर की बुक का पेज नंबर 24। इसी की सीरीज़ हमारी चलती आ रही है और शुरुआत हम करते हैं सुश्रुत अनुसार जो दुग्ध के गुण बताए हैं, अलग अलग दुग्ध के जो गुण बताए हैं वो क्या क्या हैं उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही उठता है कि आचार्य सुश्रुत ने इसका वर्णन कहाँ किया है। उन्होंने किया है सुश्रुत सूत्र 45 के अंदर। उसमें सबसे पहले है सामान्य लक्षण क्या है दुग्ध के। तो आचार्य सुश्रुत ने सर्व प्राणभृताम सात्म्यम ऐसा कहा है दुग्ध के सामान्य लक्षण में। फिर आते हैं गोदुग्ध पर। गोदुग्ध को अल्प अभिसंधि और रसायन वर्ड यूज किया है। क्या वर्ड यूज किया है? रसायन। माहिष दुग्ध यानी कि भैंस के दुग्ध को अभिसंधि बोला है। अगर अल्प अभिसंधि वर्ड आता है, मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। अगर अल्प अभिसंधि वर्ड आता है तो वो गोदुग्ध के लिए है, अभिसंधि वर्ड आता है तो वो माहिष दुग्ध यानी कि भैंस के दुग्ध के लिए है। और निद्रा कारक जो ज्यादा नींद लेकर आता है वो भी कौन सा है? माहिष दुग्ध। निद्रा कारक किसे बोला है? माहिष दुग्ध को बोला है। इसके बाद आता है अजा दुग्ध। अजा दुग्ध को क्या बोला है? शोषणाम हितम और सर्व व्याधिहर। सर्व व्याधिहर ये क्वेश्चन आता है हमेशा। ये किसके लिए बोला गया है? अजा दुग्ध के लिए कहा है। इसके बाद है आवी का दुग्ध यानी कि भेड़ का दुग्ध। वात रोगनुत क्या बोला है? वातज रोगनुत बोला है। प्लस में जो वर्डिंग संहिता के अंदर आई है वो क्या है? पथ्यम केवलम, पथ्यम केवलम वातेषु कासे, वातेषु कासे। इस तरह की वर्डिंग जो है वो आई है संहिता के अंदर। फिर है एक शव। एक शव जो होता है वो उष्ण वीर्य है, शाखागत वात नाशक है। ऊँटनी का दुग्ध क्या करता है? लवण रस है उसका, कृमि अर्श उदर रोग का नाश करने वाला। कृमि अर्श और उदर रोग का नाश करने वाला। करेणु, करेणु किसके लिए यूज हुआ है? हाथी के लिए। किसके लिए यूज हुआ है? हाथी के लिए। इसका जो दुग्ध है वो मधुर है, कषाय है और चक्षुष्य है। क्या है? चक्षुष्य है। इसके बाद आता है स्त्री दुग्ध। स्त्री दुग्ध कैसा है? स्त्री दुग्ध है मधुर रस, नस्य और आश्चोतनार्थ उपयोगी। कि स्त्री दुग्ध से नस्य भी कर सकते हैं और आश्चोतन जो हमारा नेत्र क्रियाकल्प के अंदर जो है 5 बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने, ठीक है, उसमें एक आश्चोतन आता है, उसके अंदर स्त्री दुग्ध का मेंशन उन्होंने कर रखा है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रातःकालीन दुग्ध जो होता है वो गुरु और विष्टम्भी होता है। सायकालीन दुग्ध होता है वो लघु होता है। कच्चा दूध होता है वो गुरु और अभिसंधि है। उबला हुआ दूध लघु होता है। स्त्री का दुग्ध को गर्म करना निषेध है, कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये जो उबला हुआ दूध है वो लघु प्लस भ्रंगण दोनों है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये भी कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, तो आपको ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। लॉजिकल है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हवा में बात है। प्रातःकालीन जो है सोचो कि भाई गाय भैंस या वटेवर कोई भी जानवर है, अगर वो सारी रात सोया है तो सुबह का दूध उसका कैसा होगा? कोई वर्कआउट नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, ठीक है, तो वो गुरु होगा, विष्टम्भी होगा। अब पूरा दिन में वर्कआउट उसने कर लिया, वो घूम फिर के खाना खा रही है, गाय है भैंस है कोई भी है, ठीक है ना, तो शाम का दूध उसका कैसा होगा? लघु होगा, ठीक है। अगर कच्चा दूध लेंगे तो वो गुरु और अभिसंधि है। उसी दूध को हमने उबाल दिया, ठीक है, अग्नि का संयोग हो गया और अग्नि का संयोग होते चीजें लघु हो जाती हैं, है ना। तो उबला हुआ दूध कैसा होगा? लघु होगा, भ्रंगण होगा। स्त्री के दूध को कभी गर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हमारा हो गया है। इससे आगे बढ़ते हैं। मांस में उत्तरोत्तर गुरुता का कर्म क्या है? कि अगर हम मांस खाते हैं, ठीक है, या हम कोई भी मनुष्य किसी भी जानवर का मांस खाता है तो किस पोर्शन का मांस कितना गुरु या लघु है, ऐसा आचार्य चरक ने मेंशन कर रखा है। उन्होंने एक जगह लिखा है शक्ति, उससे ज्यादा गुरु स्कंद, उससे ज्यादा गुरु छाती,
उससे ज्यादा गुरु उदर, और सबसे गुरु कौन सा है? शिर है। सबसे गुरु कौन सा है? शिर है। एक जगह उन्होंने और थोड़ा डिटेलिंग कर दी कि अगर मांस रस लेते हैं तो वो सबसे ज्यादा लघु है, फिर अगर अंडा लेते हैं वो मांस रस से थोड़ा गुरु है, उसके बाद चर्म गुरु है, मूत्रेंद्रिय गुरु है, और ज्यादा गुरु क्या है? श्रोणी, वृक्क, यकृत, गुदा, मध्य देह, और सबसे ज्यादा गुरु क्या है? अस्थियां। सबसे ज्यादा गुरु क्या है? अस्थियां। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि आप इनको सीक्वेंस में लगाओ, उत्तरोत्तर गुरुता के क्रम के अनुसार या लघुता के क्रम के अनुसार। ठीक है, तो अगर आपको ये चीजें याद होगी तो आप इजीली उनको लगा सकते हो कि सबसे गुरु क्या है? अस्थि है, और सबसे लघु क्या है? मांसरस है ना। आचार्य सुश्रुत ने भी इसी तरीके की कुछ चीजें मेंशन की है। उन्होंने क्या लिखा कि शक्ति जो है उसका लघु है, उसके बाद स्कंद, सेम एज चरक, फिर उन्होंने कुछ ऑर्गन्स ला दिए बीच में, हृदय, सिर, पाद, हस्त, कटी, पीठ, चर्म, वृक्क, यकृत, और सबसे ज्यादा गुरु आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है? आंत्र बोला है, जबकि सबसे ज्यादा गुरु आचार्य चरक ने शिर और अस्थियां कहा था। ठीक है, अब चरक ने क्या कहा है कि पुरुष का मांस गुरु होता है, स्त्री का मांस लघु होता है। तो जैसे जानवर है, अगर वो पुरुष जानवर है, मतलब मेल जानवर है, तो उसका मांस गुरु होगा, और फीमेल जानवर का मांस क्या है? लघु होगा। सुश्रुत ने थोड़ा और डिटेलिंग कर दी। सुश्रुत ने क्या कहा कि चौपाओ यानी कि जो 4 पैरों पर चलते हैं उसमें पुरुष का मांस गुरु होता है, स्त्री का मांस लघु होता है। लेकिन अगर पक्षी है, हवा में उड़ने वाले मतलब पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, तो उसमें स्त्री का मांस गुरु होगा और पुरुष का मांस लघु, यानी कि पशुओं और पक्षी में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। पशुओं में पुरुष का मांस गुरु है, स्त्री का लघु है। पक्षियों में स्त्री का मांस गुरु है और पुरुष का लघु है। इसलिए लघु होने के कारण स्त्रियों का तो चौपाई में और पक्षियों में पुरुष का मांस श्रेष्ठ होता है। ठीक है, अब इसे आगे देखते हैं। इससे आगे है, सुश्रुत ने इन्हीं सब चीजों में कुछ और चीजें, जनरल लक्षण उन्होंने बताए हैं कि अल्प शरीर वाले बड़े जानवर जो हैं उनका मांस जो है ग्रहण करना चाहिए। जो विशालकाय हैं, बहुत बड़े हैं, ठीक है, बृहद शरीर वाले जो हैं उनमें छोटे जानवरों का मांस लेना चाहिए। ठीक है, जैसे कि छोटे जानवरों में क्या आ जाएगा, जैसे हिरन है, ठीक है, तो उनमें जो सबसे बड़ा हिरन होगा उसका मांस लो। बड़े जानवर में क्या है, जैसे हाथी हो गया, हाथी में उसके छोटे यानी कि छोटा हाथी जो है, ठीक है, उसका मांस ग्रहण करना चाहिए। पुरुष का ऊपरी भाग गुरु होता है, स्त्री का अधोभाग गुरु होता है। फल भक्षी पक्षियों का मांस रुक्ष होता है, मांस भक्षी पक्षियों का मांस भृंगण होता है, मत्स्य भक्षी पक्षियों का मांस पित्तकारक होता है। ठीक है, और इसमें एक और आ जाएगा, जो धान्य भक्षी जो पक्षी होते हैं उनका वातकारक हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है कई बार मैच द फॉलोइंग के अंदर आ जाते हैं, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल लॉजिकल बात है, कोई सोचने वाली बात भी नहीं है। ऑब्वियसली जो पक्षी ऐसे हैं जो फल का सेवन करते हैं, ठीक है, तो वो फल खा रहे हैं, ठीक है, फाइब्रस डाइट ले रहे हैं एक तरीके से, अगर आपको याद ही करना है तो कोई उसके अंदर फैट वगैरह नहीं आ रहा है ना, तो उसका मांस कैसा होगा, रुक्ष होगा। वहीं जो नॉनवेज पक्षी हैं जो मांस खाते हैं, ऑब्वियसली वो लॉट ऑफ मांस का सेवन कर रहे हैं, फैट सब्सटेंस ज़्यादा आ रहे हैं उनके अंदर, ठीक है, और सारे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसका जो मांस होगा वो भृंगणकारी होगा। अब जो पक्षी मछली खाते हैं वो क्या है, पित्तकारक है। मत्स्य का हम वीर्य पढ़ते हैं ना, उष्ण होता है, इसीलिए तो दूध के साथ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दूध शीत वीर्य है, तो वीर्य विरुद्ध आहार भी बोला है इसको, है ना, तो वो पित्तकारक होता है। और ऐसे पक्षी जो धान्य खाते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वातकारक होते हैं। वो कैसे होते हैं, वातकारक रहते हैं। अब आता है इक्षु विकारों में उत्तरोत्तर श्रेष्ठता, यानी कि जो हम इक्षु विकार पढ़ते हैं, गुड़ है, मिश्री है, खांड है, शर्करा है, उत्तरोत्तर श्रेष्ठ कौन है। अब देखो, गुड़ जो होता है वो सबसे कम श्रेष्ठ में आता है, उसके बाद आता है मत्स्य अंडिका यानी कि हमारी मिश्री,
उसके बाद जो श्रेष्ठ है वो खांड है और सर्वश्रेष्ठ क्या है, शर्करा है। आचार्य चरक सुश्रुत दोनों ने ये माना है। ठीक है, तो कई बार इसको सीक्वेंस में लगाने को दे देते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो आपको अगर ये सीक्वेंस याद है तो आप इसको इजीली डिकोड कर लोगे। इसके बाद है मधु के भेद अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत। तो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 4 ही उन्होंने बताए हैं। कौन कौन से? भ्रामर, माक्षिक, पौतिक और शूद्र। भ्रामर, माक्षिक, पौतिक और शूद्र। जबकि आचार्य सुश्रुत ने भ्रामर, माक्षिक, पौतिक, शूद्र ये तो किए ही हैं। इसके अलावा छात्र, आर्घ्य, औदालक और दाल। ठीक है, ये किस तरीके से याद करना है ये मैंने पिछली वीडियोस के अंदर एक जगह मेंशन कर रखा है, आप पिछली वीडियोस देखिए। उसके अंदर एक ट्रिक हमने बनाई थी कि छात्र आधा दाल ऐसे करके उबाल कर खाता है, ऐसे करके हमने वो याद किया था। ठीक है, आप वो प्रीवियस वीडियो आप देखिए। और इस पेज के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सुश्रुत अनुसार दुग्ध के सामान्य लक्षण पढ़े, फिर अलग अलग गोदुग्ध, माहिष दुग्ध इस तरीके से पढ़ा। अभिसंधि जो होता है वो कौन सा है? माहिष दुग्ध है। निद्रा कारक भी माहिष दुग्ध है। अजा को सर्व व्याधिहर बोला है। एक शफ वाले जो होते हैं वो शाखागत वातनाशक होते हैं। स्त्री दुग्ध का नस्य और आश्चोतनार्थ उपयोगी बोला है ना। फिर मास के उत्तरोत्तर गुरुता का क्रम हमने पढ़ा। ठीक है, आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। फिर सुश्रुत ने बताया कि 4 पैरों पर जो चलने वाले होते हैं जानवर, उनमें पुरुष का मास गुरु, स्त्री का लघु। ये कई बार मैच द फॉलोइंग में आता है, तो ये वाला पैराग्राफ अच्छे से देख लेना। फिर इक्षु विकारों का उत्तरोत्तर श्रेष्ठता हमने देखी, मधु के भेद हमने देखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।